नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस बेहद खास प्राइम टाइम डिबेट शो बात भारत की में। मैं हूं आपके साथ कुणाल गोस्वामी। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बंपर नामांकन देखने को मिला। भारी संख्या में उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। अब नामांकन के साथ ही चुनाव प्रचार की तैयारियों में तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्टार प्रचारकों को भी मैदान में उतार दिया है। जम्मू कश्मीर की धरती से ये प्रचारक अपने उम्मीदवारों के लिए हुंकार भरेंगे और जनता से वोट की अपील करेंगे। जहां एक और बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, वहीं आम आदमी पार्टी ने भी 40 नामों का एक पेपर रखा है। बीजेपी के लिए पीएम मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेताओं को मैदान में चुनाव प्रचार की कमान सौंपी गई है। वहीं आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, सांसद राघव चड्ढा, संजय सिंह आतिशी और मनीष सिसोदिया को प्रचार के लिए मैदान में उतार दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस भी पीछे नहीं है। वहीं पहले चरण में हुए बंपर नामांकन से यह भी साबित हो रहा है कि उम्मीदवारों में इस चुनाव को लेकर कितना उत्साह है। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि उम्मीदवार जनता को कितना प्रभावित कर पाते हैं और जनता कितना अपने उम्मीदवारों पर भरोसा करती है। सत्ता किसे मिलेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इतने लंबे समय बाद हो रहे चुनाव को लेकर जनता काफी उत्साहित है। इन सब मुद्दों पर खुलकर बातचीत करेंगे। कुछ बेहद खास मेहमान हमारे कार्यक्रम में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। पहले चरण में बंपर नामांकन, कौन जानता है जनता का मन? चुनाव की तैयारी, कौन किस पर भारी? कौन करेगा विकास, जनता को किस पर विश्वास? तो इन दिनों देश के दो महत्वपूर्ण राज्यों में आगामी चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मी काफी देखने को मिल रही है और नेता एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर नेताओं में जुबानी जंग भी छिड़ी है। नेता अपनी अपनी जीत का दम भी भरते नजर आ रहे हैं। अगर बात जम्मू कश्मीर की करें तो यहाँ पहले चरण के लिए बंपर नामांकन किया गया। इस दौरान नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। 7 जिलों के 24 विधानसभा क्षेत्रों में 279 उम्मीदवारों ने अपने नॉमिनेशन फाइल कर दिए हैं। पहले चरण के चुनाव में 23.27 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनमें 11,76,000 पुरुष मतदाता और 11,51,000 महिला मतदाता, जबकि 60 थर्ड जेंडर वोटर्स शामिल हैं। पहले चरण में बंपर नामांकन, कुल नामांकन 289, अनंतनाग से 72, पुलवामा से 55, डोडा से 41, किश्तवाड़ से 32, शोपिया से 28, कुलगाम से 28 और रामबन से 23। इधर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए सभी दिग्गजों ने कमर कस ली है और जल्द ही दिग्गज चुनावी रण में ताल ठोकते दिखाई देंगे। ऐसे में बीजेपी की ओर से 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें पीएम मोदी से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी समेत कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं। ऐसे में बीजेपी समेत कई दलों ने चुनावी रण में प्रत्याशी भी उतार दिए हैं। बीजेपी ने कुल 3 लिस्ट में 45 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 लिस्ट में 50 प्रत्याशी मैदान में उतारे। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 9 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया, जबकि पीडीपी 5 लिस्ट में 30 से ज्यादा प्रत्याशी ऐलान कर चुकी है। बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 और कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 5 सीटों पर दोनों की फ्रेंडली फाइट होगी। 2 सीटें सीपीआईएम और पैंथर्स पार्टी को मिली हैं। इधर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने पहली लिस्ट में 13 प्रत्याशी मैदान में उतारे, जबकि आम आदमी पार्टी 7 प्रत्याशियों के साथ पहली सूची जारी कर चुकी है। इधर जमात इस्लामी पार्टी 7 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी उतार रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर भले ही सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं और जनता के हित में काम करने के बड़े बड़े वादे और दावे करने में जुटे हैं, लेकिन जनता किस दल को अपना हितैषी मानकर सत्ता के सिंहासन पर बैठाने का काम करती है, यह आने वाली
4 अक्टूबर की तारीख तय करेगी। तो जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होने जा रहा है, तो वहीं हरियाणा में 1 चरण में मतदान होगा। दोनों ही प्रदेशों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी और उसके साथ पता चल जाएगा कि आखिरकार लंबे समय से इंतजार कर रहे इन प्रदेशों की आवाम ने किन मुद्दों पर किन पॉलिटिकल पार्टीज को अपना बहुमत दिया है। चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक जुड़ रहे हैं, स्वागत शुक्रिया आपका। हमारे साथ संदीप कुमार वर्मा जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्वागत शुक्रिया आपका। और दिनेश सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, स्वागत शुक्रिया आपका। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, शुरुआत आप ही से करूंगा। हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर का ये विधानसभा चुनाव है, काफी महत्वपूर्ण है और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देखें तो भले ही उपचुनाव हुए, उपचुनाव को लेकर जमकर राजनीति हुई, लेकिन फुल स्टेट इलेक्शन की बात की जाए तो यह पहला मौका होगा जब राजनीतिक दल फिर से शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे और एक लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जाएगा। जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा का यह विधानसभा चुनाव कितना महत्वपूर्ण है इंडिया अलायंस के लिए भी, एनडीए के लिए भी और निजी तौर पर बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों के लिए भी। तो गोस्वामी जी, हर वर्ष ये प्रदर्शन होता है किसी न किसी राज्य में, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जो फैसला देश की जनता ने दिया और जहां हम लोग आकलन कर रहे हैं कि जिस बहुमत के साथ, जिन सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की वापसी होनी चाहिए थी, 370 और राम मंदिर मुद्दे को सॉल्व करने के बाद ये पहला चुनाव था और मुझे लगता है कि देश के हर जनमानस का इन मुद्दों से जुड़ाव भी रहा है। उसके बाद चुनाव होता है और फैसला आता है जनता का, तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि बीजेपी को जो सीटें मिलनी चाहिए थी वो सीटें नहीं मिली। अब विधानसभा उसी 370-35 को लेकर के एक राज्यों में चुनाव हो रहा है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है और वो चुनाव जहां एक क्षेत्रीय पार्टियां जहां 370 और 35 पर कह रही हैं कि हम वही बहाली करेंगे जो पहले था 2019 से पहले जी, उस देश राष्ट्रीय बंधन के साथ है। इन क्षेत्रीय पार्टियों को तो जम्मू कश्मीर से बाहर न चुनाव लड़ा है, न लड़ रहे हैं, न भविष्य में लड़ेंगे, उनको तो जवाब देना नहीं। लेकिन निश्चित तौर से कांग्रेस को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि 370-35 को लेकर के आपकी स्थिति क्या है। क्या वो गठबंधन अभी पुरानी पे कहें क्या पहले क्या रहा, पहले क्या नहीं रहा, लेकिन आज की स्थिति में जहां 370-35 को लेकर के कांग्रेस सरकार के साथ दिखी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा कि अब इस चैप्टर बंद हो गया, अब इस चैप्टर पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते, तो निश्चित तौर से वो मुद्दा अब अभी तो नामांकन हुआ है, वापसी होगी, रैलियां भी चल रही हैं, लेकिन ये मुद्दा जो है निश्चित तौर से जम्मू कश्मीर से बाहर हरियाणा के राज्य में भी सुनाई देगा। तो क्या कांग्रेस उस पोजीशन की जवाब देने के में तमाम कांग्रेस के नेता भी इस समय कह रहे हैं। दूसरा, बीजेपी को इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि जो पिछले 2-3 महीने से जो घटनाएं आतंकवादी बढ़ी और जम्मू कश्मीर से जम्मू तक आ गई, उसके लिए जिम्मेदार कौन? आपके शासन के बाद 335 से हटने के बाद लगभग 5 साल हो गई। 5 साल में आपने उस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया कि नहीं किया? जो वायदे किए, जो आपने एक ब्लूप्रिंट बनाया 370-35 हटने से पहले, कितना कारगर साबित हुआ? लगता है ये सब जब वोट पड़ेगा और वोट पड़ने के बाद जब रिजल्ट आएगा तब फिर हम एक बार सब सारे लोग चर्चा करेंगे कि आखिर में ये मुद्दे जनमानस से जुड़े थे कि नहीं जुड़े। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी साफ कह रही है कि पिछले 5 सालों में, यानी कि 5 अगस्त 2019 से लेकर 5 अगस्त 2024 के दौरान बहुत कुछ जम्मू कश्मीर ने देखा। टूरिज्म बढ़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है, स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गई, बंद की कॉल खत्म हो गई, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो जगह जगह नारेबाजी करती थी, पाकिस्तान के झंडे लहराती थी, वो सब समाप्त हो गया है। युवाओं को रोजगार की दिशा में आगे बढ़ाया गया है और अपोजिशन तो अपने आप को इतना बैकसीट में देख रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अकेले चुनाव लड़ना भी मुनासिब नहीं समझा, उसे कांग्रेस की जरूरत आन पड़ी। नहीं, कांग्रेस को जरूरत आनी पड़ी होती तो फारूक अब्दुल्ला दिल्ली आते। यदि राहुल गांधी खड़गे साहब जम्मू कश्मीर में चल के जाते हैं और उनके घर जाते हैं तो ये तो पता चल गया कि जरूरत किसको थी। क्या फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी की तरफ से, फारूक अब्दुल्ला की तरफ से ऐसा कोई बयान आजकल मीडिया में आया? या उन्होंने दिल्ली
डेरा डालने का प्रयास किया है, दिल्ली दरबार से कांग्रेस के बड़े नेताओं से चर्चा की, मुझे लगता है उन्हें कोई फर्क नहीं था। और देखो मुफ्ती ने तो कह भी दिया घोषणा पत्र के बाद कि इस पे कांग्रेस सहमत है तो आओ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि कांग्रेस को ज्यादा जवाब देना पड़ेगा बजाय उन क्षेत्रीय पार्टियों के जो वहां चुनाव लड़ रही हैं। और या तो कांग्रेस को तो राजीव सर गांधी इस खड़गे बात का भी साहब जवाब देना पड़ेगा। संदीप जी, आपको लग रहा है कि कांग्रेस को इस बात की भी जवाबदेही देनी पड़ेगी कि पूरे लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस का राग अलापती नजर आई, तो वो उसे इंडिया अलायंस जम्मू कश्मीर में तो नजर आ गया, लेकिन वही इंडिया अलायंस उसे हरियाणा में नजर नहीं आया और उसने आम आदमी पार्टी जिसको साथ लेकर चलना चाहिए था या इनेलो को ही ले लेती, लेकिन उसने मुनासिब नहीं समझा और अकेले चुनाव लड़ने की बात कही। जी नहीं, देखो फिलहाल जम्मू देखिए कश्मीर दो तीन बात को समझना चाहिए। जी, जवाब दे फिलहाल संदीप इसमें जी। दो तीन विषय को समझना पड़ेगा। हम्म देखिए जो चुनाव है ये कोई आम चुनाव नहीं है, हम्म क्योंकि जम्मू कश्मीर का थोड़ा विषय अलग है और हरियाणा का विषय अलग है। हम्म मैं मानता हूँ ये दोनों बॉर्डर क्षेत्र है, लेकिन दोनों की सर्कमस्टांसेस अलग है, दोनों की वहाँ की पॉलिटिक्स अलग है। समझने वाली इसमें बात यह है कि क्या जम्मू कश्मीर में भाजपा कितना बेहतर कर पाती है, क्योंकि इससे पहले महबूबा मुफ्ती के साथ जब चुनाव लड़ा था भाजपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जब भाजपा ने अपने एक नीति तय की है कि हमें कोई भी ऐसे अलगाववादी या इस टाइप के लोगों से गठबंधन नहीं करना है जिससे हमारी पार्टी की किरकिरी और पार्टी की जो सोच है, जो विचारधारा है, उस पर कोई प्रभाव पड़े। तो जो है बीजेपी वहां पे रैना जी काफी मेहनत किए हैं और मुझे उम्मीद भी है कि अच्छा प्रदर्शन करेगी बीजेपी। रही बात देखिए इंडिया गठबंधन सिर्फ केंद्रीय चुनाव के लिए हुआ था, और मतलब ये ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा इनके इंडिया गठबंधन के लोग का कहना है कि जी देखिए हमारी जो क्षेत्रीय चुनाव होगा, जो स्टेट इलेक्शन होंगे, उसमें हम अपनी अब भागीदारी अपने हिसाब से तय करेंगे। अब आम आदमी पार्टी जम्मू में चुनाव लड़ रहा है, हरियाणा में चुनाव लड़ रहा है, जबकि जब ये नीतियां बना रहे थे जब इंडिया गठबंधन की, तो उन्होंने इस बीट किया था कि ठीक है संदीप जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? होंगे, लद्दाख में इलेक्शन होंगे, ठीक तो है। क्या किस तरीके की योजना बने तो इस योजना को बनाने के लिए ये डिसाइड हुआ था। लेकिन ये बीच में जब जैसे ही ये लोग चुनाव हारे और जो है ये गठबंधन की जो सरकार नहीं बन पाई, तो इनकी क्षेत्रीय जो दल थे जो आपस में जो चुनाव के लिए मैनिफेस्टो अपना बनाए थे वो ब्रेक हो गए। अब आम आदमी पार्टी भी अलग थलग अपना चुनाव लड़ना चाह रही है, उधर जो है फारूक अब्दुल्ला जी भी चुनाव जो है पूरी तरीके से देखिए कई सीटों पर तो फ्रेंडली चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे सीटें कितनी पे लड़ रहे हैं और क्या उस पर जनाधार कांग्रेस का है या नहीं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला जी का अपना एक अलग जनाधार है, लेकिन एक समझने वाली बात यह है कि जो विकास मनोज सिन्हा जी एलजी जो है वो चूंकि भाजपा के नेता रहे, मंत्री रहे, पूरे राजनीति पता है कि राजनीति कैसे करनी है। वो एलजी जरूर रहे हैं लेकिन विकास कैसे करना उनको पता है। तो मोदी जी का जो मेन मकसद है कि जम्मू कश्मीर जो पत्थरबाजी है, जो अलगाववादी है, उसको किस तरीके से खत्म किया जाए, और उसको खत्म करने के लिए उन्होंने एक ही फोकस किया कि 3 धारा 370-35 से हट जाएगा तो वहाँ विकास की बहार आएगी। और देखिए बहुत सारी इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप होना स्टार्ट हो चुकी है, लोग वहाँ सिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि कुछ छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, लेकिन क्या बड़ी घटनाएं अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है और भविष्य में भी नहीं ऐसा होगा अगर वहाँ पे केंद्र की सरकार, केंद्र की मतलब बीजेपी की सरकार अगर बनती है गठबंधन के साथ, तो वहां पे जब केंद्र का भी अपना एक फोर्स होता है क्योंकि वहाँ आर्मी मैक्सिमम डिप्लॉय है, तो इन सब चीजों का बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता है, स्टेट को भी मिलता है और साथ ही साथ केंद्र को भी मिलता है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो पत्थरबाजी खत्म हो गया, साथ ही साथ वहां पे अलगाववादी नेता खत्म हो गए, वो जेल के अंदर है, तो कहीं ना कहीं इनको बेनिफिट मिलेगा भाजपा को। और वहां बेरोजगारी जो समस्या थी जो बहुत लंबे समय से थी, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, स्वरोजगार को काफी काम हुआ है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन जो बीजेपी को सत्ता से दूर रखने में अस्तित्व में आया है, वो हो सकता है कि किसी काम का ना रहे, बेअसर नजर आए। लेकिन दिनेश जी, हरियाणा की राजनीति क्या कुछ कह रही है? आप हरियाणा की राजनीति को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, 10 साल से बीजेपी सरकार में है। बीजेपी ने कहा है कि तीसरी बार फिर से बीजेपी सरकार, और कांग्रेस कह रही है कि अक्टूबर 4 बीजेपी बाहर। किसके नारे में जमीनी स्तर पर ज्यादा दम नजर आ रहा है? जी आप सभी को प्रणाम कुणाल जी। देखिए हर पार्टी का अपना एक लक्ष्य होता है कि वो सत्ता किस तरीके जैसे भी करके हासिल करे, लेकिन एक जैसे भी तरीके हासिल करे या लोकप्रिय सरकार बनाए, ये देखिए एक फर्क होता है। और दूसरा देखिए क्या होता है, गठबंधन जो होता है कुछ मजबूरी के गठबंधन, कुछ एक तरह से प्राकृतिक नेचुरल गठबंधन होता है, तो उन चीजों का देखिए बहुत एक जमीन पे असर पड़ता है।
बाकी देखिए कहीं ना कहीं जैसे मान के चलें कि जैसे अपना कोई जैसे सरकार जैसे होती है तो कहीं ना कहीं जैसे कि सारे काम और सभी चीजें जो है पूरी नहीं हो पाती। जैसे अगर कोई जैसे कि बच्चे का 10 अगर वादे करता है तो 10 में से देखिए 2-3 चीजें कहीं ना कहीं छूटी जाती हैं। अब वो छूटने वाली बात को किस तरीके से देखा जाए, किस तरीके से मतलब रखा जाए और किस तरीके से उसको पेश करके और किस तरीके से जनता के बीच में और विपक्ष उसका लाभ ले या प्रतिपक्ष उसका लाभ ले या किस तरीके से मतलब जो सत्ता पक्ष है वो उसको किस तरीके से रख करके अपने सफाई दे पाए, तो इसमें देखिए निर्भर सब चीजें करती हैं। अब अगर 10 वादे उसमें ऐसे अगर 8 पूरे किए तो एक तरह से उसमें 2 अगर चीजें नहीं हो पाई उसको लेके कहीं ना कहीं जैसे मान के प्रतिपक्ष के लोग ये कहते हैं भाई ये तो सरकार फेल हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे उसी को लेकर के अगर मजबूत तरीके से अगर सत्ता पक्ष अगर ये कहता है कि भाई हमने पूरा प्रयास किया और कहीं ना कहीं हमें आप फिर मौका दें और दोबारा हम करने की कोशिश करेंगे, दोबारा आपके मतलब पूरे नंबर जो है लाने की कोशिश करेंगे, तो उसी को देखते हुए जैसे कहीं ना कहीं छोटा मोटा से मतलब जैसे किसान आंदोलन को लेकर के कुछ विरोधाभास रहे या किसी तरह के कुछ विरोध रहे उनको लेकर के जैसे कि मतलब कुछ चीजें कुछ उत्पन्न हुई, कुछ चीजें और कुछ हुई और ओबीसी का काफी ज्यादा मतलब उस टाइम बोलबाला चल रहा था। तो ओबीसी को लेकर के उन्होंने ओबीसी जो मुख्यमंत्री बदला तो उसे देखिए कहीं ना कहीं जो है फर्क उसका 100% जो नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद में और कुणाली 100% लाभ देखिए उसका मिलेगा। कांग्रेस की बात पर देखिए अगर आते हैं तो कांग्रेस की बात में देखिए किरण चौधरी होगी, एक इनके पूर्व नेता थे अशोक तंवर, तो उनका छोड़ करके भाजपा में आना और कई जो नेता है उनका भाजपा की तरफ पलायन करना, वो अपने आप में वोट काटने का काम जो है कहीं ना कहीं जैसे करके और जो नुकसान जो पहुंचेगा कांग्रेस को और अपने आप में गुटबाजी जैसे कि 3-4 जैसे गुट है तो उसमें मान के जैसे कि सुरजेवाला उनका अपना अलग गुट है और जैसे कि जो शैलजा जी उनका अलग गुट है, हुड्डा गुट अलग है, तो ये तीनों आपस में क्या एकजुट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, ये यक्ष प्रश्न है और इसको अगर साध पाएंगे नहीं पाएंगे ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा विकट मतलब देखने वाला काम है। तो जैसे कि ऊपर से अगर केंद्र में अगर बोले तो केंद्र में भी जैसे अगेन एक चीज नहीं है, वहां पर भी 3 गुट हैं, प्रियंका जी गुट अलग है, राहुल जी का गुट अलग है और सोनिया जी गुट अलग है। उसका आते हैं आम आदमी पार्टी पे। आम आदमी पार्टी देखिए एक तरह से मान के चले कि पहले इन्होंने जो चुनाव लड़ा तो उसमें कोई बहुत बड़े अपने तरीके से और मतलब धुआंधार को प्रदर्शन इतना नहीं कर पाए। लोकसभा के टाइम पे इन्होंने अपनी तरीके की कोशिश जो भी की तो कुरुक्षेत्र सीट की बात करें अन्य जी को बोले तो उस तरीके से मैं नहीं मतलब मुझे नहीं लगता कि सिर्फ वोट काटने के अलावा कुछ सीमित जगहों पे उसके अलावा बहुत लंबा चौड़ा इनका कोई आधार वहां पे रह पाएगा और कुछ अगर 1-2 सीट अगर आप भी की तो नगण्य है, मतलब इस तरह से मतलब उसमें बहुत ज्यादा इतना नहीं हो पाएगा कि जिससे कि वो सत्ता पक्ष के साथ में रह पाए और कुछ कर पाए, तो वो चीजें हैं। चौथी जैसे बात पे अगर आते हैं तो देखिए इनेलो का और बसपा का जो गठबंधन है वो अपने आप में देखिए कुछ सीट दोनों मिलकर के देखिए मतलब कहना जैसे हर चीज में लोकतंत्र में हर कोई अपने तरीके से और पूरे पत्ते नहीं खोलता। तो बसपा के देखिए पहले से जनाधार कम हो रहा था तो अपने तरीके से यूपी तक सिमट कर रह गई थी और जो खबर तो एक तरह से कहीं ना कहीं उनको जो है मतलब फुटप्रिंट अपना बढ़ाना है उसको लेकर के कहीं ना मतलब जैसे मजबूरी का गठबंधन जैसे मैंने बोला तो ये एक तरह से सही मानो मैं मजबूरी गठबंधन है क्योंकि इनेलो भी कहीं ना कहीं जैसे है इनके जेजेपी के आगे अलग लेकिन दिनेश जी कांग्रेस के हौसले हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत बुलंद नजर आ रहे हैं। एक सीट पर 26 एप्लीकेंट्स का कंटेस्ट करने के लिए नॉमिनेशन फाइल करना, ये तमाम चीजें बता रही बहुत कुछ। और कांग्रेस तो कह रही है कि बीजेपी का लगातार जनाधार कम होता जा रहा है। 2024 में 10 सीटें थी, 2019 में 10 सीटें थी, लेकिन 2024 में सीटें आधी घटकर 5 रह गई। कांग्रेस ये भी कह रही है कि 2014 के चुनाव में बीजेपी ने 47 सीटें जीती थी, कम होकर 2019 में 41 हो गई। और अगर आप देखें तो अब तो यह हालत है कि जेजेपी का सपोर्ट भी उनके पास नहीं है, तो लिहाजा बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। जेजेपी का मैदान में चुनाव लड़ना या इनेलो का चुनाव में मैदान लड़ना या आम आदमी पार्टी का चुनाव में मैदान लड़ना या बहुजन समाज पार्टी का या आजाद पार्टी का, इन सब का ये बीजेपी को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। देखिए कुणाल जी ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया है। इसमें देखिए जैसे मैंने अगेन बोला कि जैसे कि एक होता है स्वाभाविक एक जैसे नेचुरल जो गठबंधन होता है वो देखिए काम करता है प्राकृतिक तरीके से और जनता के बीच में भी जाकर के संदेश यही जाता है। लेकिन एक मजबूरी का जैसे गठबंधन जैसे चंद्रशेखर है यूपी में ठीक कुछ जगह पे अपने तरीके से सब कुछ मिले काबिज हैं और ठीक तरीके से ठीक है नया अपने इन्होंने गठबंधन करके और सब कुछ करके मैं शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन अपने तरीके लोकतंत्र के नाते जैसे यहाँ पर जैसे कि पहले से विफल जैसे रही इनकी नीतियां इनेलो की और कुछ लेकर के जैसे अलग जज्बा और मतलब जैसे जो है उनका हो गया जैसे मतलब एक तरह से चौटाले फैमिली जो है आपस में इनका जो रिफ्ट है इसको कंटेन कैसे कर पाएंगे ये देखने वाला बहुत बड़ा एक्सप्रेशन रहेगा। और दूसरा जैसे कि मैंने देखिए कांग्रेस का पहले बताया कांग्रेस का एकजुट अगर होकर के कहते हैं तो कोई दो राय नहीं कि इसमें एक भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरेंगे, लेकिन एकजुट नहीं हो पाए क्योंकि शैलजा जी खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उससे सुरजेवाला खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और हुड्डा जी अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर चुके हैं। तो 3 मुख्यमंत्री एक प्रदेश में देखिए नहीं हो सकते, ये स्वाभाविक है। और जैसे कि जहां तक बात करें आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी का देखिए अच्छा है कि जैसे कि जो सीनियर लीडरशिप है वो सारी काफी हद तक जेल में है या बेल पर है, तो उसको लेकर के कहीं बहुत लंबा चौड़ा वहां पर क्योंकि देखिए वहां पर एक तरह से त्रिकोणीय या मतलब एक 4 तरफ मतलब कि जो है वैसा मुकाबला कुछ नहीं है, सिर्फ एक तरह से मतलब मेन जो है
वो एक तरह से भाजपा वर्सेस ऑल बोले या भाजपा वर्सेस कांग्रेस बोले, इस तरीके से है। तो देखिए कहीं ना कहीं भाजपा जो है उभर के आएगी काफी मतलब पहले से ठीक तरीके से। और जो मतलब एक तरह से जननायक जो पार्टी है तो उनका कहीं ना कहीं आधार पहले से बहुत कम हुआ है, 1% से भी नीचे रह गया, तो वो एक तरह से बहुत बड़ा कोई थ्रेट का काम नहीं कर पाएगी। लेकिन हाँ, भाजपा जो है वही एक तरह से निर्णायक जो है भूमिका में रहेगी और उसी के साथ से कुछ चीजों कुछ सीटों में रहे तो उसका कोई गठबंधन करे, लेकिन सरकार जो बनना होता है मैं मानता हूँ कि भाजपा की बने। ठीक है, लेकिन डॉक्टर सुनील, आपको लग रहा है कि लोकसभा चुनाव क्या विधानसभा चुनाव में वैसी स्थितियां ट्रांसफर हो सकती है? मुद्दे तो बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा तक, और अगर मुद्दे सेम एज इट इज नजर आ रहे हैं जो लोकसभा चुनाव में उठाए गए और लोकसभा चुनाव के नतीजों को अगर हम विधानसभा चुनाव में तब्दील कर दें तो आप देखिए हरियाणा में 10 में से 5 सीटें रह गई थी बीजेपी की, 5 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। और जम्मू कश्मीर में अगर आप बात करें तो कश्मीर घाटी में तो बीजेपी लड़ी ही नहीं। जम्मू में जहां लड़ी, उधमपुर या फिर जम्मू सीट, वहां पर वोट परसेंटेज जो था उनका या विनिंग मार्जिन था वो आधा रह गया। सुनील जी, शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। संदीप जी, अगर आपने मेरा सवाल सुना है तो आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। जी, आवाज नहीं आ रही मेरी। सुनील सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ बिल्कुल मिल रही है। ठीक है, आपने सवाल सुना तो आप जवाब दे सकते हैं प्लीज। देखो, जेजेपी अंतिम समय तक सत्ता में रही, सत्ता के साथ रही। तमाम कार्यकर्ता, तमाम उनके नेता इस बात को लेकर के नाराज थे कि जो उनके काम होने चाहिए था, कार्यकर्ताओं की जो सरकार लेवल पर सुनवाई और समर्थन की बात थी वो नहीं हो पाई, उस वजह से वो वापस हो गई। लेकिन जेजेपी का कार्यकर्ता जो वोटर है उसमें आप जब देखेंगे तो वो कहां तब्दील हुआ, वो कांग्रेस के साथ जाके खड़ा हो गया। बोला अब तक तो आपने मलाई खाई, अब समय आ गया तो दिखाने के लिए अलग हो रहे। दूसरी बात, मायावती के साथ आजाद पार्टी का उसमें इन्वॉल्व हो गया, तो वो जो वोट बैंक है मायावती जी का, दलित वोट बैंक की हम बात करेंगे, तो आखिर जाएगा कहां, किसका वोट कटेगा? वो जो कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हुआ तो जेजेपी के साथ जो था वो वोट कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न होगा। तो जो लोकसभा के चुनाव में जब भाजपा और कांग्रेस के बीच बात थी, मैं कहूंगा ये त्रिकोणीय संभावना है, और त्रिकोणीय संघर्ष में मुझे लगता है कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होगा। यदि आजाद वहां जाकर के कैंपेन करें तो, मायावती जाके वहां कैंपेन करें तो, और जेजेपी ये दोबारा कहती है कि ठीक है लोकसभा चुनाव में नहीं आ पाए, वो कार्यकर्ताओं को मना लेती है, तो वो वोट बैंक जेजेपी की तरफ वापस आ जाता है, तो निश्चित तौर से कांग्रेस फिर वहीं आके खड़ी हो जाएगी। अभी थोड़ा सा समय है, बहुत सारे नेताओं के आने जाने से फर्क पड़ेगा। दूसरा, जम्मू कश्मीर में आप देखिए, जम्मू कश्मीर में ना लोकसभा के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तो कश्मीर में प्रत्याशी नहीं उतारे, बहुत सारी पार्टियां उस समय चुनाव नहीं लड़ रही थी। इस बार आप देखेंगे ना कि 24 विधानसभा के लिए 279, इसका मतलब वहां बढ़ चढ़ के वो हिस्सा ले रहे हैं। और जो बीजेपी में बगावत आपको देखने को मिली लिस्ट में, इसका मतलब बगावत जब होती है जब आप बहुत गहरे और गहराई से तैयारी कर रहे होते हैं और अंतिम समय पे आके टिकट काट दी जाए, आप उस पर नहीं रहते, मिल जाएगी तो लड़ लेंगे। इसका वो आक्रामक कार्यकर्ता भाजपा का था जो 370-35 से हटने के बाद जमीनी स्तर से जुड़ने के साथ साथ वो तैयारी कर रहा था विधानसभा की, इसलिए वो अंदर का गुबार निकल के आया। तो निश्चित तौर से मैं कह रहा हूं, कुछ चाहे हरियाणा की बात रही हो या जम्मू कश्मीर की, आंकड़े आएंगे तो निश्चित तौर से चौंकाने वाले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर खुलकर अपना अपना नजरिया रखने के लिए। बहरहाल जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा विधानसभा चुनाव का सबको इंतजार था, अब तारीखों का ऐलान हो चुका है। प्रत्याशी लगातार मैदान में जमकर टांग ठोकते नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के मतदान के मद्देनजर नॉमिनेशन भी पूरा हो चुका है। इंतजार सबको 4 अक्टूबर की तारीख का होगा, जब सत्ता की चाबी किसके पास जाएगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ बात भारत में आज बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे जारी है।